हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू iFlared। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ITR 1। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स 1 कैसे फाइल करता है। दोस्तों, ITR 1 को सहज रिटर्न भी कहा जाता है क्योंकि इसे फाइल करना बहुत ही सिंपल है। हम उसका स्ट्रक्चर आज देखने वाले हैं और इससे आपको पता चलेगा कि कैसे उसको फाइल करना होता है, फिलअप करना होता है और कैसे हम वेरियस छूट उसमें ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के कुछ पार्ट है, जैसे लीव सैलरी का पार्ट है या फिर दोस्तों TDS TCS ऐसा कुछ पोर्शन है जहां पे आपको मैं मेरा कुछ पिछला वीडियो रिकमेंड करूंगा देखने के लिए, क्योंकि अगर उन सारे टॉपिक्स को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंडिविजुअल वीडियो में उसको डिस्कस करके रखा है, तो कृपया आप उसे जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं हमारा आज के टॉपिक के ऊपर कि ITR 1 जो कि सहज रिटर्न है उसे ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं। कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप करने के लिए आपको पहले गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं incometaxindia.efiling.gov.in, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इतना लिख के आपको एंटर दबाना है, तो आप इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन का सेक्शन दिख रहा है। तो अगर आपका रजिस्टर पहले से है तब तो आप जानते ही है, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। और अगर आप न्यू यूज़र है, पहली बार अपना रिटर्न फिलअप कर रहे हो, तो रजिस्टर योरसेल्फ में आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप चूज़ कीजिए, जैसे कि आप इंडिविजुअल है या फिर HUF है या फिर कोई भी अदर देन इंडिविजुअल HUF पर्सन है आप। तो हमारे केस में यहाँ पे हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर मांगेगा आपका, फिर आपका सरनेम, ये जो स्टार मार्क्स है ये मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको देना ही है, ये ऑप्शनल है। मिडिल नेम, फर्स्ट नेम ये सब ऑप्शनल है, फिर भी आप फर्स्ट नेम दे सकते हो। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर, सरनेम, आपका जो टाइटल है, आपका फर्स्ट नेम जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है, रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, इतना दे के आपको कंटिन्यू करना है। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, जैसे कि स्टेप 1 ये फिलअप करके कंटिन्यू करने के बाद आपको स्टेप 2 आएगा, मतलब एक बड़ा सा आपको फॉर्म मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है और फिर आपको सिर्फ वेरिफिकेशन करना है और सक्सेसफुल पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है दिस पैन हैज़ ऑलरेडी बिन रजिस्टर्ड, इन केस यू हैव नॉट रजिस्टर्ड प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दे रहा है, मतलब कि हम अपना पैन नंबर दे के सेकेंड स्टेप में नहीं जा सकते। तो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर दे के सेकेंड स्टेप पे जा सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिलअप करके उसको वेरीफाई करके आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो सकते हो। रजिस्टर्ड हो गए तो आपको लॉगिन करना है। तो मैं बैक करता हूँ, मतलब यहाँ पे जो लॉगिन हेयर का बटन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है अगर आप रजिस्टर पहले से कर लिए हो तो लॉगिन हेयर करके आपको वहाँ पे ITR 1 फिलअप कर सकते हो, क्योंकि ITR 1 यानी कि सहज रिटर्न एक ऐसा रिटर्न है जो कि आप ऑनलाइन डायरेक्टली फिलअप कर सकते हो अपना। इसके लिए आप यहाँ पर नीचे एक डाउनलोड सेक्शन देख सकते हो, उसके नीचे IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ये पेज मिल जाएगा। देखो, असेसमेंट ईयर 2020-21 के जो कोरोना वायरस का जो चक्कर है वो चलते हुए पूरा जो रिटर्न है वो भी डिले हो गया ऑफिशियली अनाउंस करने में। तो फिलहाल हम पहले तो ITR 1 दिया था, सिर्फ 4 दिया था और अभी ITR 2 भी दे दिया है और बाकी का ITR इस असेसमेंट ईयर के लिए अभी भी नहीं दिया गया है। जैसे कि कंपनी का जो ITR है ITR 6 वो सब अभी नहीं दिया गया है। आप किसी पुराने असेसमेंट ईयर जैसे कि 19-20 का देख सकते हो तो सारा आपको ITR फॉर्म मिल जाएगा, मगर करेंट असेसमेंट ईयर का अगर आप फिलअप करते हो 2021 का तो आपको सिर्फ इन्हीं 3 ITR यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि बाकी का जो ITR है अभी तक वो प्रोवाइडेड नहीं किया गया है। तो दोस्तों ITR 1 हम यहाँ पे फिलअप करेंगे तो इसको हम
जावा यूटिलिटी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको डाउनलोड करके या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, मगर मैंडेटरी नहीं है, कर सकते हैं। और ITR 2 और 4 के केस में मैंडेटरी है, आपको इन्हीं मेथड में, इन्हीं दोनों मेथड में से एक को चूज़ करना पड़ता है। तो ITR 1 जो कि सहज रिटर्न है, इसलिए हम इन दोनों मेथड को, जावा या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इग्नोर करेंगे और हम बैक करेंगे और लॉगिन स्कीम में जाएंगे। हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। तो हम रजिस्टर पहले कर लिए थे, तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन का जो यूज़र ID होता है वो आपका पैन नंबर होता है। तो पहले आपको पैन नंबर अपना देना पड़ेगा और यहाँ पे जो रजिस्टर करते वक्त जो पासवर्ड आपने दिया था वो पासवर्ड देना है। फिर आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड या फिर कैप्चा कोड जिसे कहते हैं, इसको देख के लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, पासवर्ड अगर आप भूल गए तो आप OTP का भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको OTP मिल जाएगा, ऐसे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लॉगिन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो डैशबोर्ड, मेन डैशबोर्ड है, यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन मिल रहा है। एक तो हम नया ITR रिटर्न फाइल कर सकते हैं और दूसरा पुराने फाइल किया हुआ रिटर्न जो है उसका फॉर्म या फिर एक्नॉलेजमेंट जो सीट है, फॉर्म V जो है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे जाते हैं तो आप अपना पैन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, जो कि इसी पैन से आपका लॉगिन हुआ है। और असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम 2020-21 सिलेक्ट करते हैं। अब ITR फॉर्म नंबर, दोस्तों हम जब यहाँ पे ITR 1 सिलेक्ट करेंगे तो सबमिशन मोड पे आपको एक प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप दूसरा कोई भी फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करते हो ITR 2 जैसा, तो आपको सिर्फ अपलोड XML का ऑप्शन मिलता है। मतलब आपको जावा या फिर एक्सेल यूटिलिटी जो कि हमने दिखाया था, तो उसको डाउनलोड करके वहीं पे ऑफलाइन आप रिटर्न प्रिपेयर करके उसमें से आपको XML एक फाइल होता है जिसको जनरेट करना पड़ता है और वापस यहाँ पे आके ऑनलाइन उसको आपको उस फाइल को अपलोड करना पड़ता है। तो ये एक मेथड है। ITR 1 पे भी ये किया जा सकता है, क्योंकि ITR 1 सिलेक्ट करने पे यहाँ पे दोनों ही मेथड, अपलोड XML एंड प्रिपेयर एंड सबमिट और ऑनलाइन, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, मगर जबकि हमें प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन दिया गया है तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। और दोस्तों फाइलिंग टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ओरिजिनल, रिवाइज्ड रिटर्न हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और फिर आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको पढ़ के आपको एग्री करना है, तो एग्री करके आप कंटिन्यू कीजिए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन इसी ब्राउज़र पेज पे ITR 1 सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न का एक फॉर्म आ गया है। तो जो कि हमने यहाँ पे ITR 1 सिलेक्ट किया था, तो इसलिए हम ऑनलाइन सबमिशन मोड में यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और इसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर सारा टैब है। यहाँ पे इतना टैब है, यहाँ पे बहुत ही कम टैब है ITR 1 में। 2 या फिर 4 में तो बहुत ज़्यादा है। ITR 1 में कम इसलिए है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे सारा इनकम सोर्सेस नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी इनकम, पेंशन इनकम और फिर अदर सोर्स का जो इनकम है, एग्रीकल्चर अगर इनकम है, कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम सेक्शन है, वही वगैरह आता है। जैसे कि बिजनेस इनकम यहाँ पे नहीं आता है। कैपिटल गेन का अगर कोई इनकम है तो भी यहाँ पे ये नहीं आता है। तो इसीलिए ये फॉर्म छोटा है और बहुत ही इजी है कंपैरेटिव टू अदर ITR फाइल्स। तो यहाँ पे पहले हमको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद पार्ट 1 जो जनरल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जाना पड़ता है। यहीं से हमारा ITR का डिटेल्स फिलअप करना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहले पैन नंबर जो कि दिया हुआ है, फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे लिखना है, लास्ट नेम आपको लिखना है, जो कि मेरा पहले से रिटर्न किया हुआ है इसलिए सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। आधार नंबर यहाँ पे दीजिए। अब आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स जैसे कि बर्थडे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अगर आप एक बार फाइल करते हो इसको तो नेक्स्ट ईयर से आपका सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक, मतलब सारा मतलब कि आपका जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हुआ रहेगा।
तो ये एक अच्छा बात है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस फैड्रेस सब कुछ ऑटोमेटिक बना हुआ है। स्टेट, पिन कोड, कंट्री अगर आप पहली बार करते हैं तो इस सब को सिलेक्ट करके या फिर एंटर करके आप भर दीजिए पहले, जो जनरल डिटेल है। उसके बाद आपका जो अच्छा बीच बीच पे ये सेव करने के लिए कहता है, तो सेव करना एक अच्छा हैबिट होता है, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करते हो और किसी वजह से आपका कंप्यूटर में कुछ खराबी आ जाए तो आपका पूरा जो मेहनत है वो बेकार चला जाएगा। तो इसीलिए आप सेव ड्राफ्ट करके रखिएगा बीच बीच पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डिटेल फिलअप करने के बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे दिखा रहा है एक ऑप्शन। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट कीजिए, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो ये सिलेक्ट कीजिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर आपका एम्प्लॉयर है तो ये सिलेक्ट कीजिए, अगर आप पेंशनर है तो पेंशनर सिलेक्ट कीजिए, किसी भी अदर केस में आप अदर सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपका कोई भी पेंशन या फिर सैलरी नहीं मिलता है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको फाइल्ड अंडर सेक्शन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट, मतलब 139 सबसेक्शन 1, तो इस सेक्शन का मतलब है कि हम ड्यू डेट के पहले जनरल जैसे ITR फाइल करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। पर अगर आप बिलेटेड, मतलब आपका जो ITR का लास्ट डेट है वो गुजर गया है और बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर रहे हो फाइन के साथ, तो आपको 139(4) अंडर सबसेक्शन 4 का जो है बिलेटेड रिटर्न में आपको फाइल करना है। अगर आपने पहले रिटर्न फाइल किए थे पर वो गलत था, उसका एसेस हुआ था और आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना है, तो आप 139(5) अंडर सेक्शन 5 जो है वहाँ से आप फाइल कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न। और एक लास्ट वाला सेक्शन है जो कि बहुत ही कम केस में है, वो है 119 सबसेक्शन 2B आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। तो आपका केस जैसे होगा आपको वैसे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऑन और बिफोर ड्यू डेट सिलेक्ट करेंगे। अगर बिलेटेड, रिवाइज्ड और आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं है तो आपको यही सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे मांगा जाएगा, जैसे कि आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर 7th प्रोविसो बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड फर्निश्ड इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब आपका कोई भी रिटर्न फाइल करने का लायबिलिटी नहीं है, मगर इनकम टैक्स का जो 7th प्रोविजन है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 उसके तहत आपको फाइल करना पड़ रहा है, तो ये सिलेक्ट करना पड़ता है। पर ज़्यादातर केस में ये नो ही होता है। अब आपको ये सारा फील्ड तभी फिलअप करना पड़ता जब आप इसको ये सिलेक्ट करते। देखिए आप इसको अब सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है। अगर नो सिलेक्ट करते हैं तो ये सारा जो ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाएगा। तो ये सारा देने के बाद आपको इसको सेव करना है और फिर नेक्स्ट करना है। अब यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे नेक्स्ट टैब पे भी जा सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे अब आपको अपना ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना है। अब ग्रॉस सैलरी के अंदर 3 सेक्शन आता है, 17 सबसेक्शन 1, 17 सबसेक्शन 2 और 17 सबसेक्शन 3। तो ये तीनों सेक्शन का कंबाइन करके ग्रॉस सैलरी ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्यूट हो जाएगा। आपको यहाँ पे फिगर डालना है। 17 सबसेक्शन 1 में सिर्फ सैलरी आता है जो कि नॉर्मल सैलरी है। 17 सबसेक्शन 2 में परक्यूजिट्स आता है। परक्यूजिट कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉयर से आपको कोई रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है जिसका 5000 का रेंट है, मगर आपको देना नहीं पड़ रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ये सैलरी नहीं दे रहा है, मगर ये जो सुविधा आपको मिल रहा है, बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो इसको परक्यूजिट कहा जाएगा। और भी तरह के परक्यूजिट्स हो सकते हैं, जैसे कि रेंट फ्री नहीं मगर एट ए कंसेशनल रेट पे आपको मिल रहा है, तो जो आपको देना पड़ रहा है उसको छोड़ के एम्प्लॉयर का जो पोर्शन देना पड़ रहा है तो वो आपके लिए परक्यूजिट यहाँ पे माना जाएगा। या फिर अगर एम्प्लॉयर आपके लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर देते हैं तो इसको भी परक्यूजिट माना जाएगा। तो तरह तरह के ऐसे परक्यूजिट्स हो सकते हैं। तो अगर आपके केस में कोई भी परक्यूजिट्स है एम्प्लॉयर से आपको मिल रहा है तो उसका वैल्यू आपको सबसेक्शन 2 पे 17 सबसेक्शन 2 पे यहाँ पे डालना पड़ेगा। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी जो कि 17 सबसेक्शन 3 में है,
अगर प्रॉफिट का कुछ अंश आपको सैलरी के रूप में मिल रहा है, जो कि किसी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को जनरली मिलता है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका एक पोर्शन आपको सैलरी के रूप में मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप पार्टनर है आपको रेगुलर ऐसा मिलता रहेगा, मगर आपको प्रॉफिट का एक अंश सैलरी के रूप में मिल रहा है, तो इसको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी कहा जाता है, जो कि आपको 17 सबसेक्शन 3 में यहाँ पे बिठाना पड़ेगा उसको। और अब जब ये तीनों फिगर डाल देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 1.5 लाख डाल देते हैं और पर क्यूजिट में हम यहाँ पे डाल देते हैं 20,000 और प्रॉफिट इन ल्यू सैलरी में हम 3,000 डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल समेशन जो है 1,73,000 टोटल ग्रॉस सैलरी के पोर्शन में आ चुका है। अब दोस्तों अगर कोई आपको अलाउंस मिलता है जो कि एग्जम्प्ट है, अंडर सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है, जैसे कि आपको लीव सैलरी मिल रहा है तो उसका भी कुछ अंश आपको एग्जम्प्ट मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस का भी एक कैलकुलेशन होता है। अब हाउस रेंट कैलकुलेशन का या फिर लीव सैलरी का कैलकुलेशन का हमारा वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं कि कैसे इसका कंप्यूटेशन हो सकता है। तो आप उसको कंप्यूट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। अमाउंट पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कैसा अलाउंस आपको मिल रहा है, जैसे कि लीव ट्रैवल कैलकुलेशन या फिर आपको अर्न लीव एनकैशमेंट, मतलब जो रिटायरमेंट में जो लीव सैलरी होते हैं उसका आपको बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 10 में। आपको कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, जो पेंशन का कम्यूटेड फिगर है वो आपको एग्जम्पशन मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, अनकम्यूटेड पेंशन का एग्जम्पशन नहीं मिलता है, मतलब जो कि आपको मंथली मिलता है वो नहीं, जो एक लमसम में दिया जाता है उसको कम्यूटेड पेंशन कहा जाता है। तो ये कम्यूटेड पेंशन एग्जम्प्टेड हो सकता है, तो इस केस में आप इसको चूज़ कीजिए। 10 सेक्शन में या फिर 10 का कोई भी सब सेक्शन में आपको कोई भी तरह का अलाउंस मिल रहा है जो कि एग्जम्प्टेड है, तो आप इसको देके उसका फिगर आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। ऐसा एक नहीं दूसरा भी कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक अलाउंस दे देते हैं अर्नड लीव एनकैशमेंट एट रिटायरमेंट। सपोज़ हम 10,000 एक जस्ट फॉर एग्जांपल हम देते हैं और आपको दूसरा ऐड करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है, आपको दूसरा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। अब दोस्तों अगर ये नहीं लगेगा तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। उस केस में आप इसको टिक करके आप डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए तो डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेट सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा। डिडक्शन जो मिलता है अंडर सेक्शन 16 जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपको 50,000 का डिडक्शन ऑटोमेटिकली मिल रहा है यहाँ पे। आपका जो प्रोफेशन टैक्स है जो कि डिडक्ट किया गया है, तो ये आप यहाँ पे डाल दीजिए अगर आपसे कोई भी प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया गया है, पी टैक्स। इनकम चार्जेबल अंडर हेड ऑफ सैलरीज टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करके आ रहा है, जो भी एग्जम्पशन है उसको सब कंसीडर करके यहाँ पे आ रहा है। अब दोस्तों अगर आपका सैलरी के साथ साथ हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है, अब याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम सिर्फ आप दिखा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आप एक ही हाउस प्रॉपर्टी का इनकम दिखा सकते हो। अगर आपका 2 या फिर ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। या फिर अगर आपका, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक नोट है, मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ इज INR 2 lakh टू अवेल द बेनिफिट टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस प्लीज़ यूज़ ITR 2। मतलब आपका अगर हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ रहा है और आप चाहते हो कि ये लॉस जो है मैक्सिमम लॉस आप 2 लाख तक का कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब इस ईयर पे आपको लॉस हो रहा है तो अगले ईयर पे आपको अगर इनकम हो तो उस इनकम से आपको ये लॉस डिडक्ट करने का मौका मिलेगा अगर आप इस साल पे ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके रखते हो। मगर ITR 1 पे आपको लॉस का कैरी फॉरवर्ड करने का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि अगर ऐसा केस है तो आप ITR 2 चूज़ कीजिए। तो ITR 1 पे सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी का हो सकता है यहाँ पे असेसमेंट। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट कीजिए।
अगर आपका रेंटेड हाउस है तो आप लेट आउट सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आपके ग्रैंडसन को आप दे रखे हो तो यहाँ पे डीम्ड लेट आउट का भी कुछ रूल्स आता है ऐसा केस में, तो आप फिर ये तीसरा सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जनरली जो रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी होता है उसके लिए लेट आउट होता है, और लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से आपको जो ग्रॉस रेंट मिलता है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आपको जो म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, मतलब टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे एनुअल वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा कैलकुलेट करके। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू आपका यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है। जैसे कि सैलरी पे भी आपको मिलता था एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो यहाँ पे एक परसेंटेज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। अब इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब आपका जो घर है, हाउस प्रॉपर्टी है, उसको अगर आप लोन लेके आप अगर फाइनेंस किए हो तो जो इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट का आपको यहाँ पे छूट मिल सकता है। तो वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो आपको टैक्स का छूट मिल जाएगा वहाँ पे। 30,000 तो वैसे ही मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन है। और अगर आपका इंटरेस्ट बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट कुछ आ रहा है तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उसको भी यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे अगर कोई एरियर्स या फिर अनरियलाइज्ड रेंट है तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि लेट आउट प्रॉपर्टी तो ठीक है, यहाँ पे हमको इनकम हो सकता है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से तो हमको कोई इनकम नहीं हो सकता है। मगर यहाँ पे देखिए ये सारे जो वैल्यू है ये डिसेबल्ड है, मगर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, रेंट नहीं दे रहे हो, आप खुद रह रहे हो वहाँ पे, मगर वहाँ पे वो जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस ही चाहे हो, वो भी आप लोन लेके उसका फाइनेंस किए हो, तो उसका भी जो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट आपको और नेगेटिव फिगर पे यहाँ पे टोटल हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आएगा। तो ये एक अच्छा बात है कि आपको यहाँ पे छूट मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव फिगर पे आएगा, तो आपका टोटल जो टैक्स असेसमेंट होगा तो यहाँ से वो डिडक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपका अगर कोई भी तरह का इंटरेस्ट या फिर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस हो, चाहे बैंक हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी तरह का जगह से आपको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको अदर सोर्स पे वो देना पड़ता है, कितना अमाउंट है, और आप ऐड कर सकते हो बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था एग्जम्प्टेड अलाउंस, उसी तरह आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। और आपका दूसरा इंटरेस्ट है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, या फिर कुछ अदर अगर आपको सोर्सेज से इनकम मिल भी रहा है जो कि यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है तो एनी अदर करके आपको वो देना पड़ेगा। तो इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो टोटल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक कंप्यूट करके आ जाएगा, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये ग्रॉस टोटल इनकम से जो डिडक्शन आपका है 80s के सेक्शन का जो भी डिडक्शन आपको है चैप्टर VIA चैप्टर 6A के सेक्शन में आपको कुछ डिडक्शंस मिलता है, तो वो डिडक्शन यहाँ पे आपको लिखना है। दोस्तों ये चैप्टर VIA पे आपको जो भी डिडक्शन मिलता है उसका एक लिमिटेशन होता है, मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, कभी 2 लाख, ऐसा कुछ होता है। आपका जो फिगर है ओरिजिनल वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा कि कितना उसमें से आपको डिडक्शन मिलने वाला है। जैसे हम यहाँ पे देखिए 1,40,000 लिखते हैं तो टोटल यहाँ पे सिस्टम कैलकुलेट फिगर आ रहा है 1,13,000, मतलब 18C के तहत आपको अभी 1,13,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 1,10,000 लिखते हैं, मगर ओरिजिनली आपको 1,10,000 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप दे चुके हैं पूरा ईयर में, तो आपको 1,10,000 ही यहाँ पे छूट मिलेगा। पर अगर आप 1,14,000 यहाँ पे लिखते हो तो आपको 1,13,000 का ही मैक्सिमम जो है इतना ही छूट मिलेगा, ठीक है। 80 CCC जो कि पेंशन फंड का कंट्रीब्यूशन जो है तो उसका भी छूट मिल जाता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। तो आप देखिए अगर आप ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन किए हो
ईयर में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर दिए हो, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस आपको 80D सेक्शन पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 80D का जो डिडक्शन है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है प्लीज़ फाइल 80D शेड्यूल और दिस फील्ड इज़ ऑटो पॉपुलेटेड, मतलब ये जो फील्ड है ये ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि 80C हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 80D का जो बेनिफिट है वो आपको 80D का एक अलग सा शेड्यूल है। यहाँ पे ऊपर हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे शेड्यूल 80D करके है और 80G का भी है, ये डोनेशन का है। तो 80D का जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस का है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस का है। तो सेल्फ और फैमिली का जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसका आप यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं। अब अगर आपका सेल्फ का हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट, मतलब कितना प्रीमियम देते हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना है, आपको ये सारा डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ता है। अगर आपका पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसको भी आप यहाँ पे यस करके उसका भी फिगर डाल सकते हो। सपोज़ हम पेरेंट्स का अभी छोड़ देते हैं, पेरेंट्स का हम नो कर देते हैं और सिर्फ सेल्फ इंश्योरेंस एक करते हैं। यहाँ पे हम 15,000 लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये 15,000 ऑटो पॉपुलेटेड होकर आ चुका है। ठीक है, तो 80G का भी ऐसे ऑटो पॉपुलेटेड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 80G का जो डोनेशन वाला जो है, अगर आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अगर आप डोनेट करते हो तो भी आपको इसका छूट मिलेगा इस सेक्शन पे। तो और भी बहुत सारा यहाँ पे है जो कि आपको चैप्टर VIA पे डिडक्शन मिलता है। तो ये सारा डिडक्शन आप चेक कर सकते हैं आपके केस में कौन सा एप्लीकेबल है। अगर आपका हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है उसको भी आप 80E के तहत छूट क्लेम कर सकते हो। जो आपका टोटल इंटरेस्ट आपको लोन के लिए देना पड़ता है, या फिर जो आपका टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर, तो वो आप डाल दीजिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कितना एप्लीकेबल है, हाईएस्ट कितना आपको छूट मिलेगा। अब दोस्तों इसके बाद आपको एक एग्जम्प्टेड इनकम का सेक्शन मिल जाएगा, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम वो भी एग्जम्प्टेड है, मगर ITR 1 पे सिर्फ अप टू 5,000 तक का एग्रीकल्चरल इनकम को छूट किया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा आपको एग्रीकल्चरल इनकम मिल रहा है तो आप ITR 1 नहीं किसी और ITR पे फाइल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 5,000 तक का ही एग्रीकल्चरल इनकम दिखा सकते हैं आप। नेचर ऑफ इनकम पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, एग्रीकल्चरल इनकम है या फिर आपका कोई भी अलग तरह का डिज़ास्टर के लिए आपको कोई कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। अब तो शायद एक डिज़ास्टर हुआ भी है इंडिया पे, आमफन के लिए बहुत जगह पे गवर्नमेंट से आपको अमाउंट मिला है, तो उसको भी आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो, डिज़ास्टर के जो अमाउंट मिला है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई भी सम अगर आपको मिलता है, पहले जो बता चुका हूँ वो प्रीमियम जो आपको देना पड़ता है, जो एक्सपेंसेस है वो आपको छूट मिल रहा है। और यहाँ पे जो सम अगर आपको मिलता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए तो इसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सारा इनकम जो आपका एग्जम्प्टेड इनकम है वो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पहले आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि एग्रीकल्चरल हम इनकम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सपोज 3,000, मैक्सिमम 5,000 तक ही ITR 1 पे हम दिखा सकते हैं, तो हम ऐड कर सकते हैं और दूसरा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका कितना टोटल एग्जम्प्टेड इनकम है। भले ही वो एग्जम्प्टेड है फिर भी आपको ये ITR पे दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है। अब आपको जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल है ये ऑटो जनरेटेड फिगर सब आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको रिलीफ क्लेम करना है, सिर्फ एक ही यहाँ पे देख सकते हैं आप फील्ड है जो कि आपको मैनुअली टाइप करने का मौका दे रहा है, बाकी सारे फील्ड ऑटो जनरेटेड है। ये सारा कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, मगर सिर्फ एक ही चीज़ आपको फिलअप यहाँ पे करना है, वो है टैक्स रिलीफ अगर आपको मिल रहा है। दोस्तों रिलीफ क्या है, रिलीफ कैसे मिलता है, उसका कंप्यूटेशन कैसे होता है, उसके लिए मेरा एक अलग सा वीडियो पूरा बनाया हुआ है। अगर आपको रिलीफ क्लेम करना है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो रिलीफ अगर आपको क्लेम करना है तो उसका अमाउंट आप यहाँ पे डाल दीजिए और फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने
से आपको टैक्स डिटेल्स का जो फील्ड है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको टैन नंबर देना पड़ता है अगर आपको जो TDS है वो क्लेम करना है, मतलब आपसे TDS आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया था या फिर कोई और पार्टी है। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के केस में ही नहीं, दूसरे केस में भी TDS होता है। अगर दूसरे किसी वजह से आपसे TDS डिडक्ट किया गया था, जैसे कि बैंक का जो इंटरेस्ट होते हैं उसका भी एक अमाउंट के ऊपर अगर इंटरेस्ट आपको मिलता है फिक्स डिपॉजिट का, तो उस पर भी आपको TDS डिडक्ट करके आपको दे सकता है बैंक। अगर आप फॉर्म 15G नहीं दिए हो, सीनियर सिटीजन के लिए 15 एज होता है और नॉर्मल केस में 15G होता है, उससे क्या होता है कि बैंक को पता चलता है आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो बैंक आपसे कोई भी TDS नहीं डिडक्ट करता है। पर अगर आपके केस में बैंक ने TDS डिडक्ट कर लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप उसको क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे आपको TDS 2 में जो है, TDS 2 का जो फील्ड है ये अदर देन सैलरी का केस है, और TDS 1 का जो फील्ड है ये सैलरी के केस में है। मतलब एम्प्लॉयर आपसे TDS डिडक्ट करता है, वो TDS आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। चाहे जिसने भी आपसे TDS डिडक्ट किए हो उसका जो टैन नंबर है वो टैन नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ता है। चाहे आपका एम्प्लॉयर का हो तो यहाँ पे देना पड़ता है, चाहे अदर देन एम्प्लॉयर हो तो यहाँ पे जो डिडक्टर है उसका टैन नंबर देना पड़ता है। तो टैन नंबर देने के बाद नेम ऑफ डिडक्टर आपको देना पड़ता है दोनों ही फील्ड पे। यहाँ पे जो इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी है वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है, मतलब कितना सैलरी इनकम है आपका और उसमें से कितना TDS यहाँ पे डिडक्ट किया है पूरा ईयर पे, वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। यहाँ पे सैलरी तो नहीं है, तो ये यहाँ तक ये सेम था जो टैन नंबर और डिडक्टर नेम। पर इसके बाद ग्रॉस रिसिप्ट फील्ड है, सैलरी नहीं, यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट है जिससे टैक्स आपका डिडक्ट किया गया था। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है ईयर ऑफ डिडक्शन, मतलब कौन सा ईयर पे आपको डिडक्ट किया गया था। अगर 2019 पे आपसे TDS डिडक्ट किया गया है तो 19, और टैक्स डिडक्टेड कलम पे आपको यहाँ पे कितना टैक्स आपसे डिडक्ट किया है ग्रॉस इनकम यहाँ पे देना पड़ता है, और कितना टैक्स डिडक्ट किया है वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। और TDS क्रेडिट आउट ऑफ क्लेम्ड दिस ईयर वो आपको इसमें देना पड़ता है। मतलब टोटल जो TDS आपका डिडक्ट किया हुआ है उससे कितना आप इन पर्टिकुलर ईयर पे आप क्लेम कर रहे हैं TDS। अगर पूरा क्लेम कर रहे हो तो पूरा यहाँ पे डाल दीजिए। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आप मोर देन 1 है तो इस केस में आप ऐड यहाँ पे भी कर सकते हो, जो सैलरी के केस में है TDS, और जो नॉन सैलरी TDS है उस केस पे भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक को फिलअप करने के बाद दूसरा भी या फिर तीसरा भी, जितना चाहे आप ऐड करके डाल सकते हो आपका TDS डिटेल्स। अब दोस्तों TDS के बाद यहाँ पे TCS का भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपसे कोई भी TCS डिडक्ट किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, सॉरी, TCS कलेक्टेड है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और TDS डिडक्टेड है, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो TCS अगर आपसे कलेक्ट किया गया है तो उसका भी आप यहाँ पे डाल सकते हो डिटेल्स, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स कलेक्टेड नेम, तो ग्रॉस पेमेंट, वही सब डिटेल्स जो TDS में था वही सब डिटेल्स आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। और अगर एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो। दोस्तों TDS और TCS के बारे में भी मेरा अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। TDS के ऊपर भी है, TCS के ऊपर भी है, आप इसको भी देख सकते हो अगर आपको TDS और TCS के बारे में ज़्यादा जानना है तो। अब दोस्तों TDS TCS के बाद एक और कलम है यहाँ पे एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स मतलब अगर आपका एडवांस टैक्स का कोई लायबिलिटी है तभी आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। तो कब आपको एडवांस टैक्स देना है, एडवांस टैक्स क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो इसका भी अलग से वीडियो है, आप देख सकते हो। तो एडवांस टैक्स आप जितना भी दिए हो तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे कितना टैक्स पेड किए हो, कौन सा चालान के थ्रू पेड किए हो, किस डेट में पेड किए हो, और BSR कोड देना पड़ता है आपको। तो ये दे के आप ऐड कर सकते हो। अगर आप 4 एडवांस टैक्स दिए हो या फिर 3 एडवांस टैक्स दिए हो, तो जितना भी आप एडवांस टैक्स दिए हो तो यहाँ पे ऐड करके वो दे सकता है। दोस्तों एडवांस टैक्स देना कभी कभी मैंडेटरी होता है, उसके लिए आप वीडियो चेक कर लीजिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका भी लिंक मिल जाएगा एडवांस टैक्स का। अब दोस्तों ये जो थ्रेड है, मतलब जो कि हम फिलअप कर रहे हैं अभी, TDS TCS एडवांस टैक्स, जो इसका टैब का जो नेम है ना यहाँ पे टैक्स डिटेल्स, ये सारा टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ टैक्स है जो कि हम अभी उसका क्लेम कर रहे हैं।
मतलब इसका पहले वाला जो पार्ट था जनरल इन्फॉर्मेशन पे, तो सिर्फ हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन ही दिए थे, नेम, एड्रेस वगैरह। और टैक्स, इनकम टैक्स का जो कंपटीशन है वहाँ पे कितना टैक्स हमारा हो रहा है वो हम दे रहे हैं, कितना हमने सैलरी से इनकम किए हैं, कितना हमने हाउस प्रॉपर्टी से इनकम किए हैं, कितना हमने अदर सोर्सेज से, या फिर कितना टैक्स एग्जेम्प्टेड है, वो सब डिटेल्स यहाँ पे देने के बाद टैक्स डिटेल्स पे हमको वो देना पड़ता है जो टैक्स हमने ऑलरेडी टीडीएस के थ्रू या फिर टीसीएस के थ्रू या फिर एडवांस टैक्स के थ्रू पे कर चुके हैं, तो उसका हमको रिफ़ंड मिलता है। अगर हमारा टैक्स लायबिलिटी से पे किया हुआ टैक्स ज़्यादा है तो हमको रिफ़ंड मिलता है। टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, अब यहाँ पे आपका टोटल एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, जितना भी टैक्सेस पेड है ऑलरेडी वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, जो कि आपने टैक्स डिटेल्स में उसको दिखा दिए कितना है आपका, तो ये ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे देना पड़ता है। अगर हमारा दूसरा कोई बैंक अकाउंट है तो वो हमको ऐड करना पड़ेगा, उसका जो IFSC कोड है यहाँ पे देना पड़ेगा, बैंक का नेम देना पड़ेगा, और अकाउंट नंबर जो है वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा। और जिस बैंक पे आप रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हो उस पे आपको सिर्फ टिक करना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ ऊपर वाला बैंक पे अपना रिफ़ंड चाहते हो तो ऊपर वाला बैंक पे आप टिक कीजिए, और नीचे वाला बैंक पे अगर आप रिफ़ंड चाहते हो तो नीचे वाला बॉक्स पे आप टिक कीजिए। अगर कोई भी रिफ़ंड आपको मिलता है तो जिस बैंक पे आप टिक किए हो वहीं पे आपका वो रिफ़ंड आएगा। अब दोस्तों इसके बाद सिंपली आपको आपका जो नेम है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन मतलब आपका नाम, आपका फादर्स नेम, या फिर आपका कैपेसिटी, मतलब किस कैपेसिटी से आप फिलअप कर रहे हैं। अगर आप खुद के कैपेसिटी से फिलअप कर रहे हैं तो सेल्फ, अगर आप किसी और के बिहाफ से कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे आप सेल्फ सिलेक्ट कीजिए जो कि आप अपना ITR खुद फाइल कर रहे हैं। आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। और प्लेस मतलब जहाँ पे आप फाइल कर रहे हैं, कोलकाता, दिल्ली, या फिर जैसा भी आपका प्लेस है, लोकेशन है, तो वो लोकेशन आपको यहाँ पे देना है। तो वो लोकेशन देने के बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन पोर्शन में आना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 ऑप्शन है, आपको इसमें से एक को चूज़ करना है वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन का ऑप्शन है ये 3। तो पहला वाला ऑप्शन को जरा पढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू ई-वेरीफाई, प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव वैलिड आधार और प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट और प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट, जहाँ पे आप स्टॉक का ट्रेडिंग जो होल्डिंग करते हैं, ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग अलग है। डीमैट अकाउंट पे आप स्टॉक होल्ड करते हैं तो उससे भी आप कर सकते हो। या फिर आपको अगर डिजिटल सिग्नेचर है आपका, आपके पैन के अगेंस्ट में वो सिग्नेचर एलोटेड होना चाहिए, तभी आप ये ऑप्शन को एनेबल ले सकते हो। अगर आपके पास वैलिड आधार है जिससे आपका मोबाइल लिंक्ड है, या फिर प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है, या फिर प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट है, या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड है आपके पैन के अगेंस्ट पे, तो आप इस केस में इन फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। जनरली हम आधार के लिए इस फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ताकि आधार कार्ड के साथ जिस मोबाइल नंबर है वहाँ पे OTP आए और उसके थ्रू हम वेरिफिकेशन कर पाए। दूसरा ऑप्शन है आई वुड लाइक टू ई-वेरीफाई लेटर विदिन 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग, मतलब आप अभी वेरीफाई नहीं करना चाहते हो, बस फिलअप करके आप सबमिट करना चाहते हो। वेरीफाई आप बाद में कर लेना, किसी ऑफलाइन के थ्रू कर सकते हो या फिर ऑनलाइन के थ्रू, जो भी चाहे आप करना है, आप बाद में सोचेंगे वेरिफिकेशन के बारे में। फ़िलहाल आप सबमिट करके रखना चाहते हो, मगर 120 डेज़ के अंदर अंदर आपको वेरीफाई, चाहे आप जैसे ही करते हो, आपको वेरीफाई करना है। अब जो तीसरा ऑप्शन है आई डोंट वांट टू ई-वेरीफाई, मतलब हम ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, हम इसको जो ITR V है, जो एक्नॉलेजमेंट हमको मिलता है, उसको प्रिंट करके हम उस पर नॉर्मली जैसे साइन करते हैं पेन से, हम साइन करेंगे और उसको जो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बेंगलुरु में, हम इसको नॉर्मल या फिर स्पीड पोस्ट के सहारे भेज देंगे। जो मैनुअल कॉपी है, हार्ड कॉपी है, उसको हम प्रिंट करेंगे, उसमें साइन करेंगे और उसको भेज देंगे, पोस्ट कर देंगे। आप इसमें नॉर्मल पोस्ट कर सकते हो, स्पीड पोस्ट भी अलाउ है, कर सकते हो, मगर कुरियर नहीं कर सकते हो, याद रखना ये बात। आपको सिर्फ जो नेशनलाइज पोस्ट है हमारा,
पोस्ट ऑफिस पे जाकर आपको पोस्ट करना है, चाहे आप स्पीड पोस्ट करें या फिर नॉर्मल पोस्ट करें, मगर आपको पोस्ट ही करना है। तो ये था दोस्तों वेरिफिकेशन प्रोसेस। आप अगर आधार कार्ड आपका है या फिर बैंक अकाउंट है, नेट बैंकिंग है प्री वैलिडेटेड, तो उसके सहारे आप OTP जनरेट करके ऑनलाइन डायरेक्ट हैजल फ्री तरीके से ई वेरीफाई कर सकते हो। वरना आपको प्रिंट करवाना पड़ता है, आपको उसमें साइन करके फिर पोस्ट करना पड़ता है या फिर स्पीड पोस्ट करना पड़ता है उसके जो एड्रेस है वहाँ पे। तो बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों ITR 1 सहज रिटर्न जो है इसको फाइल करने का। तो बस यही डिटेल्स आपको फाइल करना पड़ता है और आपको वेरीफाई करना है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपसे जल्दी मिलेंगे एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.